ये कहानी जयनंद कुमार की है और पाजेब शीर्षक कहानी की रचना बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बालकों के मन का अध्ययन करने वाला जो ज्ञान होता है उसे हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। कहानी के पहले ही प्रसंग से बुआ और मुन्नी बुआ द्वारा मुन्नी और आशुतोष के लाड़ प्यार का संक्षिप्त वर्णन है। बाजार में नई तरह की पाजेब चली थी उस टाइम पे, जो पैरों में पड़कर भी बड़ी अच्छी मालूम होती थी। उनकी कड़ियां आपस में लचकदार थीं और आपस में जुड़ी हुई थीं। पाजेब का मानो निज आकार कुछ नहीं था। पास पड़ोस में सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी, फिर दूसरे ने पहनी। इस प्रकार से उस मोहल्ले में देखो तो सब कोई पाजेब ही पाजेब पहनता था, लेकिन पाजेब हो सकती थी पायल हो। जब दोपहर में मुन्नी की बुआ आई तब मुन्नी ने कहा, बुआ मुझे पाजेब चाहिए। पहले तो बुआ ने मुन्नी को गोद में उठा लिया और कहा, अच्छा अब की संडे को आपको पाजेब जरूर लेते आऊंगी। इतवार को जब बुआ आई तो पाजेब ले आई। मुन्नी खुशी से झूम उठी और अपने नन्हे नन्हे पैरों में पाजेब पहनकर नाचने लगी। मुन्नी का बड़ा भाई आशुतोष पहले तो मुन्नी को सजी बजी देखकर बहुत खुश हुआ, परंतु कुछ देर बाद उसके मन में भी ऐसे किसी खिलौने की चाह पैदा हो गई और वह अपनी बहन की मिली प्रशंसा को देखकर ईर्ष्या और गुस्से से भर जाता है और कहता है, मुन्नी मुझे पाजेब दो, नहीं तो हम साइकिल लेंगे। बुआ ने कहा कि अच्छा बेटा, आपके जन्मदिन पर मैं तुझे साइकिल भी दिलाऊंगी। आशुतोष बोला, हम तो अभी लेंगे बुआ। बुआ ने कहा, छी छी, तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां किया करती हैं और लड़कियां रोती भी हैं। कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं? आप तो बाबू साहब हो हमारे, आप क्यों रो रहे? आशुतोष ने कहा कि हम जन्मदिन वाले रोज बाइसिकल जरूर लेंगे। बुआ ने कहा, हाँ यह बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको हम बाइसिकल ला के ही देंगे। आशुतोष बुआ से कोई वस्तु नहीं पाता पर साइकिल का आश्वासन पाकर बहुत खुश हुआ। इस प्रकार मुन्नी द्वारा पाजेब की मांग और आशुतोष द्वारा साइकिल की मांग केवल रुचि भेदों का ही अंतर नहीं था, बल्कि जैविक अंतर भी था और परिवार में लड़की लड़के के पालन पोषण में किए जाने वाला अंतर भी था, क्योंकि वो साइकिल थी और उसके पाजेब थी जो बिल्कुल अलग अलग है। इस तरह इतवार का दिन हंसी खुशी से व्यतीत हुआ। बच्चों की बुआ शाम होने पर चली गई। जो बच्चों की बुआ था शाम होने पर अपने घर चली गई। पाजेब भी उतार कर रख दी गई जिससे कहीं खो ना जाए। लेखक रात को अपनी मेज पर था कि श्रीमती ने आकर पूछा, तुमने पाजेब तो नहीं देखी? लेखक आचार्य से कहा, क्या मतलब इसका? पाजेब को लेकर लेखक और उसकी पत्नी में बहस हो गई। वे दोनों नौकर वंशीधर पर शक करने लगे। लेखक की पत्नी ने कहा, मैंने जब रखी तब वहां मौजूद था। पूछने पर वह साफ इनकार कर रहा है। उसके बाद एक पाजेब के न मिलने की सूचना दी जाती है। एक पाजेब खो जाना चोरी में बदल जाता है। चोरी शक को जन्म देती है। सर्वप्रथम शक के घेरे में घर का नौकर वंशी आता है। इसके बाद बालक आशुतोष शक के घेरे में आता है। उसे पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। सर्वप्रथम बातों बातों में मालूम हुआ कि शाम आशुतोष पतंग और डोर का पिन्ना नया लाया है। सुबह बुलाकर लेखक ने गंभीरता से पूछा, बेटा एक पाजेब नहीं मिल रही है, तुमने तो नहीं देखी, वह गुम हो गई है। जैसे नाराज हो उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुझे नहीं खोला। मैंने कहा, देखो बेटे, ली हो तो बता दो, सच सच बता दो। उसका मुंह फूल गया और गुमसुम सा बैठा रहा, किंतु बार बार पूछे जाने पर पूछताछ की यातना से मुक्ति पाने के लिए या उसे अज्ञात डर था, आशंका थी कि आशुतोष स्वीकार कर लेता है कि उसने पाजेब छन्नू को दे दी है। 5 आने में पतंग वाले को पिच दिया है उसने और स्वयं दूर खड़ा रहा। छन्नू पाजेब लेकर पतंग वाले के पास गया, इसलिए वहां पाजेब की चोरी में शामिल नहीं है। यह भोला तर्क बालक को ही शोभा देता है। उसने यह कल्पना भी नहीं की थी कि छन्नू से भी पूछताछ की जाएगी, उसका झूठ पकड़ा जाएगा। छन्नू को भी पकड़कर लाया जाता है, उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। छन्नू से पूछताछ की जाती है कि फिर भी वह चोरी से इनकार करता है। आरोप को आशुतोष के कंधे पर सरका देता है। बच्चों का एक दूसरे पर
आरोप प्रत्यारोप बालक बुद्धि का ही परिचायक है कि जो बालक थे बहुत बुद्धिमान थे। चोरी के आरोप अपने पुत्र पर लगते देखकर छन्नू की माँ उसकी पिटाई कर देती है। दोनों बच्चों की माताओं में कहासुनी हो जाती है। बच्चे जो कल घनिष्ठ मित्र थे वे आरोप प्रत्यारोप के बीच एक दूसरे के शत्रु की तरह व्यवहार करने लगे। पाजेब की चोरी तो संदिग्ध थी, पर आशुतोष और छन्नू के बीच तनाव और माताओं के बीच झगड़ा और एक वास्तविकता बन गया। शाम को पिता ने आशुतोष को आदेश दिया कि पतंग वाले को 5 आने लौटाकर पाजेब वापस ले आओ। आशुतोष तैयार नहीं हुआ क्योंकि 5 आने छन्नू ने लिए थे। छन्नू ने वे खर्च कर दिए थे या नहीं किए थे, उसने स्पष्ट नहीं किया। आशुतोष ने कहा और कभी वह कहता हाँ, कभी कहता वो ना, जिसका मतलब यह था कि छन्नू और आशुतोष ने मिलाकर वो उड़ा दिए थे, खर्च कर दिए थे। दूसरा अर्थ यह भी निर्णय नहीं कर पा रहा था कि पिता को हम क्या उत्तर दें। पिता ने उसे कोठरी में बंद कर दिया। आशुतोष जिद्दी बालक की तरह अपनी जिद पर अड़ा रहा। आशुतोष के चाचा के साथ पतंग वाले के पास जाने के लिए विवश किया जाता है। पहले तो वह ना जाने पर की जिद पर अड़ा रहता है, समझाने बुझाने फुसलाने पर वह चाचा के साथ चला जाता है। फिर भी वह रास्ते से लौट आता है। रास्ते से लौट आने पर पिता द्वारा आशुतोष को फिर कोठरी में बंद कर दिया जाता है। पिता ने यह समझा था कि सख्ती करके बेटे को सीधे मार्ग पर ले आएंगे, पर सख्ती बेकार चली गई। जब कोठरी का दरवाजा खुला तो आशुतोष सोता हुआ पाया गया, बहुत आराम से। बालक के साथ ज्यादा सख्ती करके उसकी जिद पर काबू नहीं पाया जा सकता है। जब कोठरी में बंद करना व्यर्थ गया तो आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा। ऐसा मालूम नहीं हुआ कि पिता ने उसे 1 रुपया देकर फुसला का लालच देकर चाचा के संग पतंग वाले के पास जाने का आदेश दिया है। बालक पर सख्ती का असर नहीं हुआ था, पर 1 रुपये का लालच काम कर गया और आशुतोष चाचा के साथ पतंग वाले के पास जाने को तैयार हो गया। मैंने निकलकर जब उसे 1 रुपया दिया, यानी लेखक ने, और कहा बेटा मुझसे पतंग वाले को दे देना और पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि इस कहानी का लेखक है वो आशुतोष का पापा है। आशुतोष ने खुद अपने बेटे पर एक कहानी लिखी है। बेटा इस पतंग वाले को दे देना और पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं है, तुम बहुत समझदार बच्चे हो। मगर आशुतोष ने कहा कि जब पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वो कहाँ से देगा। इतने पर भी लेखक को बाल मन समझ में नहीं आया कि बालक का मन कैसा चल रहा है। इसका तुमने कहा ना कि 5 आने में पाजेब दी है, ना हो तो छन्नू को भी साथ ले लेना, समझे। आशुतोष चुप हो गया। लेखक ने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जबरदस्ती भेजने वाला ही था। इतने में सामने उसकी बुआ दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष सिर पर हाथ रखकर पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। बुआ के ऐसा कहने पर आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा, मतलब वो रूठा ही रहा, उसने कुछ बोला ही नहीं। बुआ बताती है कि पाजेब गलती से उसके साथ चली गई थी और वह पाजेब निकालकर सामने रख देती है। अंत में जब रहस्य खुलता है तो पाजेब की चोरी ही नहीं हुई थी, उसको खोने को ही चोरी मान लिया गया। जब आशुतोष और छन्नू पर लगाए गए चोरी के झूठे बोलने के आरोप कितने व्यर्थ लगते हैं। तो ये पाजेब कहाँ थी, तो पाजेब बुआ के पास थी और आरोप लग रहा था छन्नू और आशुतोष पर। तो आशुतोष के हाथ में पतंग देखकर अनुमान लगा लिया था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये पाजेब बेचकर पतंग खरीद लाया हो। दूसरा मनोवैज्ञानिक तथ्य यह भी सामने आया कि वांछित मार्ग पर लाने के लिए बच्चों पर सख्ती नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे बहला फुसलाकर काम चला लेना चाहिए। यह प्रसंग से यह भी प्रकट होता है कि बच्चे को फुसलाना आसान है और सख्ती करने से या पिटाई करने से जो बच्चा है वो ढीठ हो जाता है। पाजेब कहानी के अंतिम भाग से यह पता चलता है कि जिस रहस्य को कहानी में दूर तक छिपाए रखा, उस उपयुक्त समय पर उद्घाटित करके औपन्यासिक युक्ति का इस्तेमाल किया गया, जिससे पाठकों को जिज्ञासा तृप्ति का सुख मिलता है। इससे कहानी में रोचकता में वृद्धि भी हुई। पाजेब कहानी में कहानीकार बताना चाहता है कि बालकों को केवल शंका के आधार पर ही नहीं दोषी ठहराना चाहिए, बल्कि उसकी प्रमाणों की भी तलाश करनी चाहिए। बच्चों के प्रति अन्याय है ऐसा करना। इस प्रकार का व्यवहार उनको अपराध की तरफ धकेल देता है। तो बच्चों को मारपीट नहीं करनी चाहिए। मारपीट से बच्चे जिद्दी हो जाते और अपराध की तरफ चले जाते। उसे स्नेहपूर्ण वातावरण और कोमलता का व्यवहार अपनाना चाहिए। बच्चों के साथ प्यार दुलार से सब कुछ पूछना
लालच, प्यार दुलार या लालच से उन्हें वांछित दिशा में मोड़ा जा सकता है कि बेटा ये सही है, ये गलत है। इस तरीके से पाजेब कहानी